चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर। नाम तो सुना ही होगा इसका, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो चलो सबसे पहले इसको पहले बंद करते हैं, अभी फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। हाँ, तो एटम एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट है थॉमसन, जे थॉमसन, नाम सुना होगा। जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया एटम का प्लम मॉडल, या एक तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। उसमें क्या था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि एटम का साइज कैसे होता है, वाटरमेलन की तरह से, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, कैसे, जस्ट लाइक एज अ सीड्स, सीड्स के तरह से इसमें एम्बेडेड होते हैं। और इसके आसपास का ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रीजन, ठीक है। जे थॉमसन ने कहा था कि एटम का शेप होता है जस्ट लाइक एज अ वाटरमेलन की तरह से होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होते हैं, जैसे वाटरमेलन में आपने देखा ना जो सीड्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। और आसपास का जो रीजन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज रीजन। बट एक प्रॉब्लम आई इसमें। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आई कि चलो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, तभी कहा जाता है कि डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन आसपास का इन्होंने कहा कि जो रीजन है वो पॉजिटिव चार्ज रीजन है, जबकि ये देखा गया कि पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न कि रीजन होता है। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आसपास के रीजन को क्या कहा, ये पॉजिटिव चार्ज रीजन है। जबकि कायदे से आप देखिए तो प्रोटॉन होते हैं ना, प्लस होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल, उसमें क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज हो गया। तो पार्टिकल्स तो है, जैसे प्रोटॉन है वैसे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन्होंने प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया, केवल ये बता दिया कि आसपास का जो रीजन है, एक रीजन पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, ना कि पॉजिटिव चार्ज कोई पार्टिकल है। तो ये इनकी एक ड्रॉबैक हो गई। सेकंड, इलेक्ट्रॉन से जो स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल की ये ड्रॉबैक थी। फिर सुन लीजिए, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम का शेप कैसे होता है, शेप जस्ट लाइक एज अ वाटरमेलन, इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होते हैं जस्ट लाइक एज अ शीट, और आसपास के पॉजिटिव जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज रीजन। ड्रॉबैक क्या थी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इसके बाद से सेकंड हमारे पास आए, इनका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड को एक तरह से हम ये कहते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। कैसे की, तो इन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्या रीजन था, दो रीजन थे गोल्ड फॉइल लेने का। गोल्ड फॉइल पर इन्होंने बम्बार्टमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स के, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हीलियम से इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन को निकाला और अल्फा बनाया, बट ज्यादातर ऐसा कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि तब तक अल्फा पार्टिकल हमें मिल चुके थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सबसे पहले गोल्ड फॉइल लिया। क्यों, क्योंकि हाईली मैलिएबल होता है, काफी इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल को इन्होंने क्या किया कि 2 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की फॉइल बनाई। कोई दिक्कत है, 2 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की एक उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। सोचो, गोल्ड था तो इतना हो गया, दूसरा होता तो नहीं होता, क्योंकि गोल्ड हाईली मैलिएबल होता है, ठीक है। आपने सुना है ना डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मींस शीट में हम कन्वर्ट कर सकें। तो पहला रीजन तो यही था गोल्ड फॉइल लेने का। पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों कंसीडर किया, इसके दो रीजन है, एक तो हाईली मैलिएबल होता है,
ये आप देख के समझ चुके होंगे कि 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, इतनी पतली शीट ली इन्होंने, ठीक है। और दूसरा, इसका न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, कितना होता है 79, ठीक है, न्यूक्लियस काफी हैवी होता है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल दिया, ठीक है। अब उस पर इन्होंने क्या किया कि हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल से बम्बार्टमेंट किया या पास किया अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, थ्रू पास हो गए, रुके ही नहीं, पार निकल गए। थ्रू पास वर्ड आप कहां देख सकते हो, इंडियन रेलवे में भी कई जगह देख सकते हो। जैसे मान लो किसी ठीक ठाक स्टेशन पे आप जाओ, तो वहां देखिएगा राजधानी वगैरह चाहिए सब ट्रेनों का अगर इंफॉर्मेशन होगा और वहां रुकती नहीं है तो वहां क्या लिख देते हैं, थ्रू पास। जो रुकती है ट्रेन उसके लिए ठीक है, जो नहीं रुकेगी वो पास हो जाएगी बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। तो यहां पर भी यही कंडीशन थी कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे इससे थ्रू पास हो गए। इसका मतलब एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली होता है, ठीक है। ये पहला इन्होंने रीजन निकाला। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के जब बम्बार्टमेंट किया इसके ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल से जो मैक्सिमम एटम्स थे वो क्या हो गए, बिल्कुल इससे थ्रू पास हो गए, बाहर निकल गए। और बहुत ही कम ऐसे थे जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही कम थे जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और उससे भी कम क्या हो गए, वापस आ गए। अब वापस क्यों आए, आप इस पर सोचो। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था, हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्ट कब होंगे, नेगेटिव चार्ज से तो होंगे नहीं, और डिफ्लेक्ट केवल पॉजिटिव चार्ज से ही होंगे। तो रदरफोर्ड के मैक्सिमम पार्ट जो बाहर निकल गए, इससे इन्होंने रिजल्ट निकाला कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ये तो इन्होंने रिजल्ट निकाल लिया। कुछ डिफ्लेक्ट हुए और कुछ वापस आ गए, तो इन्हें समझ में आ गया कि एटम के सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीजन होता है, ठीक है, ये इन्होंने कहा, जिसको कि क्या इन्होंने नाम दिया, न्यूक्लियस। और उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि एटम का जो टोटल वेट होता है इसी पर कंसंट्रेट होता है। अब ये इन्हें कैसे पता चल गया कि एटम का टोटल वेट इसी पर कंसंट्रेट होता है। ऑब्वियसली एक बात बताइए, इतना बड़ा एटम है और इतने बड़े एटम में हमें कह रहे हैं कि बस यही एक पार्ट है जहां से वापस आए, अल्फा पार्टिकल केवल यहीं से वापस आए, इसका मतलब जो कुछ है वो यहीं पे है। भाई अगर मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब जो भी वेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जहां से वापस आए। और फिर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ राउंड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी पहले हो चुकी थी जे थॉमसन के थ्रू। और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जितने प्लस उतने ही माइनस। तो प्लस के बारे में इन्होंने बता दिया, इसका मतलब जो माइनस थे वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। अब एक चीज समझिए, रदरफोर्ड मॉडल कुछ ड्रॉबैक थी। ड्रॉबैक पर आते हैं, उसके पहले एक बार फिर से बता दें, स्टार्टिंग से सुन लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या किया, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया, या एक तरह से गोल्ड फॉयल पे जिसकी की थिकनेस थी 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के अबाउट, उस पर इन्होंने बम्बार्टमेंट किया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। रदरफोर्ड का एक कंक्लूजन निकला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली क्या हो गए, डिफ्लेक्ट, इससे और उससे भी कम जो थे वो क्या हो गए, वापस आ गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये रिजल्ट निकाला कि एटम के सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीजन होता है जिस पर एटम का टोटल वेट कंसंट्रेट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। तीन चीज क्लियर हो गई। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिला, मैक्सिमम पार्ट एटम का एम्प्टी स्पेस, फर्स्ट। सेकंड, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और थर्ड, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने देखा कि जो n था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 होता था।
ये क्या बता रहा है? थीटा बता रहा है कि कितने स्कैटर्ड हुए, और एन क्या बता रहा है? एन बता रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इससे आप समझ सकते हो थीटा जितना कम था एन उतना ज्यादा था। इसका मतलब यही है कि जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे निकल गए? सीधे पास हो गए। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा यहां से रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी और क्या प्रॉब्लम्स आई, ये जरूरी है, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी। ठीक है, रदरफोर्ड का कंक्लूजन और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक। ठीक है, कंक्लूजन क्लियर है? दो कंक्लूजन मेन है, मान के चलो तीन है। पहली चीज, एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी स्पेस। सेकेंड, सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीजन होता है जिस पर कि एटम का टोटल वेट कंसंट्रेट होता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। ये तीन चीज रदरफोर्ड ने बता दिया। बट अब समस्या क्या इनके साथ कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं, ठीक है, और फिर इनकी एक गलती हो गई कि इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का सहारा लिया। यह है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी अगर रिवॉल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इस मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पर भी। तो अगर मैग्नीट्यूड इसका सेम भी है तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो चार्ज पार्टिकल की एक खासियत होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कूलम्स में, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक शो करेगा, और अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इन्होंने, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब ये टर्न हो रहा है तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी इसके पास एक एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है और एनर्जी लॉस करता है, और एनर्जी लॉस करने के साथ धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को क्या करता है? छोटा करता जाता है, छोटा करता जाता है, और फाइनली आके एटम को, न्यूक्लियस पर गिर के एटम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर रदरफोर्ड की इस बात को माने तो एटम का जो लाइफ टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10⁻⁻8 सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम स्टेबल होता है, पहली चीज। सेकंड, अगर ये कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, जबकि हमें स्पेक्ट्रल लाइन भी मिलती है। जैसे फॉर्मूला जो अपने पास होता है E=hc/λ, तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी एक हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, उसके बारे में नहीं बता पाए। तो ड्रॉबैक सुनिए, ड्रॉबैक के सबसे पहले इनकी ड्रॉबैक क्या थी? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को क्या करेगा? छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस पर गिरकर इनका काम खत्म कर देगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एटम स्टेबल होता है, क्योंकि अगर इनकी बात माने तो 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद हर एक एटम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर इन्होंने क्या कहा कि जब ये अपना ऑर्बिट को छोटा करता है तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता है, जबकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये इनकी ड्रॉबैक हो गई। अब इस ड्रॉबैक को दूर किया एक साइंटिस्ट थे, नेल्स बोर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और ये एक तरह से पूरे चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या क्या कहा? देखो, बोर्स मॉडल में टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं, और फिर उसी पर हमारे न्यूमेरिकल्स और सब कुछ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं स्टार्टिंग से, बोर्स मॉडल से पहले।
सबसे पहले आया थॉमसन। थॉमसन का वाटर मिलान या प्लम मॉडल क्या कहता है? एटम का साइज कैसे होता है? लाइक एज अ प्लम। जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक एज अ सीड्स। और आसपास का जो रीजन है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज रीजन। ठीक है। ड्रॉबैक क्या थी? स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं बता पाए और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहले ड्रॉबैक, उसको दूर किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया या पास कराया। किससे? गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल से क्यों पास कराया? न्यूक्लियस हैवी होता है और न्यूक्लियस हैवी होने के साथ साथ क्या होता है? हाईली मैलिएबल होता है। शीट में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने किया। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि इन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? थ्रू पास हो गए, सीधे निकल गए। तो एक कंक्लूजन निकाल लिया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी स्पेस होता है। कुछ डिफ्लेक्ट हुए अल्फा पार्टिकल प्लस चार्ज, तो प्लस को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? प्लस। और बहुत ही कम ऐसे थे जो वापस आ गए। तो इससे इन्होंने निकाला कि एटम के सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीजन होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि एटम का टोटल मास उसी पर कंसंट्रेट होता है। इसीलिए इसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा इन्होंने कहा कि चूंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक इनकी क्या थी? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड के अलावा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। इसकी वजह से इनके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम रेडिएट करते हैं और अपने ऑर्बिट को छोटा करके फाइनली इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि एटम तो स्टेबल होता है। रदरफोर्ड की बात माने तो कितना होना चाहिए? 10 टू द पावर -8 सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम स्टेबल होता है। और अगर एक कंटिन्यूअसली आके इस पता में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है। स्पेक्ट्रल लाइन भी मिलती है हमें, तो स्पेक्ट्रल लाइन और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ये नहीं बता पाए। एक जरूर इन्होंने कहा था, बोर्स मॉडल से पहले आपको बताएं, हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के रेडियस को किस तरह से डिसाइड किया कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने सहारा लिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हम लोग पोटेंशियल चैप्टर में डिस्कशन करते हैं कि दो अल्फा पार्टिकल या दो चार्ज पार्टिकल, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आते गए पास आते गए पास आते गए, बिल्कुल जब पास आ जाते हैं, जब उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, तो उसको हम क्या मानते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इन्होंने भी क्या किया कि वही गोल्ड न्यूक्लियस लिया, Z = 79। इस पर इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है? 2e, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। मास क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन। इसको इन्होंने इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, ये थी अप्रॉक्स 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने से इन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो धीरे धीरे जब इसके पास चलता गया अप्रॉक्स यहां पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, अप्रॉक्स से मान लिए R0 से डिनोट किए कि यही क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, तो तरीका क्या होगा? इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसका? अल्फा पार्टिकल का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। ऐसे आप समझो, यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये धीरे धीरे चलता गया। अच्छा, ये प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल, यानी ये इसका डायरेक्शन ऑफ क्या है? मोशन। और ये इस पर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। आप भी जानते हो अगर मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज। और फोर्स की डायरेक्शन और मोशन एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट, तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। तो यहां पे क्या होता है? इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती गई और यहां जाके क्या आ गया? रेस्ट में। तो आप बताइए, पहले इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी।
जब ये रेस्ट में आ गया तो किसी बॉडी के लिए अगर देख लिया जाए तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी गई कहां? तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का कितना था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, और ये तो पता ही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ये होता है। तो इतना इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 अल्फा पार्टिकल का, Q2 क्या होगा? गोल्ड न्यूक्लियस का, और अपान R0 इन्होंने किया। तो यहां से जो R0 की वैल्यू आई ये अप्रॉक्स आ गई 4.13 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर, इतनी आई। ठीक है, तो एक तरह से अप्रोक्सीमेट इन्होंने न्यूक्लियस के साइज को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रदरफोर्ड ने क्या यूज किया? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का यूज रदरफोर्ड ने किया न्यूक्लियस का रेडियस निकालने में, या न्यूक्लियस का साइज पता करने में कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। कैसे किया? तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। ये जब इसकी तरफ गया तो फाइनली कम होते होते फाइनली यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। तो ये जो डिस्टेंस था इसी को इन्होंने अप्रॉक्स मान लिया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। वेलोसिटी जीरो क्यों हो गई अगर ये पूछा जाए? तो पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। फिर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियस इसको रिपेल करके वापस भेजेगा, और यहां तक आके फिर इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास मिल जाएगी। बिल्कुल स्प्रिंग वाला केस है। आपने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी वर्क हुआ, कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर अगर उसी को किसी एरो पर लगा दो और छोड़ दो तो वही एरो को वापस काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो ये तो एनर्जी कन्वर्जन का सारा सिस्टम है। ठीक है, एक छोटा सा और चीज आती है, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हमने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अल्फा पार्टिकल को कायदे से कैसे जाना चाहिए? इस तरह जाना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे 11th में एक है रोटेशनल मोशन में, तो उसमें हम यूज करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ होता नहीं है, स्टार्टिंग में जब हम कंसीडर करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ना कोई डायरेक्शन बताएगी। तो ये जो डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। अब अगर ये वेलोसिटी है तो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये फोर्स होगा तो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये मोमेंटम है तो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये कंडीशन है। मान लीजिए इसको बी से डिनोट करते हैं, तो ये जो अल्फा पार्टिकल यहां पे आया और यहां से जाके क्या हो गया? डेविएट हो गया थीटा एंगल। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि सेपरेशन बिटवीन इसके किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच का जो सेपरेशन है इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। और अगर इसकी स्पीड u है मान लो, तो इंपैक्ट पैरामीटर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है इनटू cot θ/2। ये इंपैक्ट पैरामीटर होता है। ठीक है, जनरली इस पर कॉम्पिटिटिव पार्ट में ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं भाई बोर्स मॉडल में। बोर्स ने क्या क्या रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रॉब्लम्स थी इसको दूर किया। तो बोर्स मॉडल की एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने स्टेबिलिटी को दूर किया, हालांकि प्रॉब्लम इनके साथ भी थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी मॉडल आए और उसमें प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। आइडियल तो खैर कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी जैसे लोग बनाते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें
मान लो कोई भी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर ही है, तो जब लॉन्च हुई तब उसका शेप कुछ और था, अब कुछ और है, अब कुछ और है, क्योंकि आदमी उसको डिस्कवर करके बना रहा है ना। हाँ, ईश्वर की बनाई चीज में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। शुरुआत में देखो तो आदमी के 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह बिल्कुल ऐसे था, आज भी वही है, आने वाले टाइम में भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि ऊपर वाला सोचे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, एक आंख को निकाल कर यहाँ कर दो, ठीक है भाई, जो कुछ है आइडियल है उसके लिए, उसमें किसी भी चेंजिंग की जरूरत नहीं है। और इसी को देख के समझ में आता है कि हाँ भाई, आज भी ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आदमी अगर कोई चीज बनाएगा तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ समय के हिसाब से चेंज होगा। लेकिन ईश्वर ने आदमी को बनाया, कोई कह दे कि नहीं आदमी नहीं आदमी को बनाया, तो पॉसिबल नहीं है। उसमें बताइए अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है आज तक। देखो यहाँ पे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहली चीज तो 3 स्टेप में है इनका, ठीक है, इसको समझिए। इन्होंने कहा कि जैसे ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब रिवॉल्व करने के लिए आप ये देखिए, एक बात मैंने आपको बताई थी, आपको भी याद होगा, सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। कहीं पर भी सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक स्ट्रिंग आपने लिया, स्टोन बांध दिया, ऐसे घुमा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से मिलता है? स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उससे होता है ना। ऐसे ही मान के चलिए कि अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है? मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे इसको क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट आपने सुना, इसरो ने सैटेलाइट भेजा, ये किया, ऐसे नासा ने भेजा, वो भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। कहां से करते हैं, कहां से जरूरत मिलती है उसको फोर्स? तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो अगर ये बताइए कि सर्कुलर मोशन किसी भी टाइप का हो, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये कहा था नील्स बोर ने कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही इसको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, एनर्जी लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। फिर समझ लीजिए स्टार्टिंग से। नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका नाम है एनर्जी लेवल। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम अगर न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 बढ़ती जाती है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में जाने के लिए इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने कहा फर्स्ट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करता है? इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, ये इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इन्होंने ये कहा। सेकंड इन्होंने ये कहा था कि किसी भी टाइम पर जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ये क्या होता है? h/2 के इंटीजर मल्टीप्लायर के इक्वल होता है। सेकंड इन्होंने कहा, ठीक है। इसको एक तरह से क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोर्स मॉडल का। दो चीज। और तीसरा, रदरफोर्ड मॉडल को कैसे दूर किया इन्होंने?
हमने आपसे क्या बताया कि दूर चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे, और 10 टू द पावर -8 सेकेंड यहां पे रुकता है और फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अब ये बताइए यहां का एनर्जी लेवल E1 है, यहां का एनर्जी लेवल E3 है, यहां का एनर्जी लेवल E2 है, तो डिफरेंस कितना होगा ये बताइए, डेल्टा ई। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया फिर वापस आ गया तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, Hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा यहां से, Hc अपॉन E2 माइनस E1, यानी जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा डिफरेंस उतना ज्यादा होगा एनर्जी का, और उतनी ही लेस वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो टोटल यही 3 रूल्स हैं। ठीक है, इस रूल्स को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से याद रखना, इसी पर आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। नील्स बोर ने क्या कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, पहली चीज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। अगर हम इनसे दूर चलते जाएंगे न्यूक्लियस से तो एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है। इनसाइड को बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, आउटसाइड चलते चले गए क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल। और किसी भी टाइम पे इनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये प्रोवाइड करता है इनको। सेकंड, किसी भी टाइम पे जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है, एल, एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम होता है एल। तो ये जो एल है mvr, ये क्या होता है, h/2π का किसके इक्वल होता है, इंटीजर मल्टीप्लायर के। थर्ड, इन्होंने ये कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये कहां मूव करता है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कितने टाइम तक रुकता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड ओनली, और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अच्छा, जब वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट कर देता है, वही हमें डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल इन्हीं दोनों का यूज करके आपको फाइंड करना है रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि बोर्स रेडियस एंड बोर्स वेलोसिटी आप बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। क्या ठंडी लग रही है क्या, एसी का टेम्परेचर आप लोग कम कर लो अगर लग रही है, और नहीं अगर मतलब गर्मी लग रही हो तो टेम्परेचर मतलब कम कर लो, और ठंडी लगे तो बढ़ा लो। और सामने रिमोट इसीलिए रख दिया गया। अब नहीं होता है, कुछ लोगों को ठंडी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, वो थोड़े से क्या बोलते हैं, नाजुक टाइप के होते हैं लोग। हाँ, तो वही है, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ ज्यादा होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं होती इनके साथ, या तो इन्हें ठंडी लगेगी या तो इन्हें गर्मी लगेगी, ये नहीं कि हाँ ठीक है, समस्या रहेगी कुछ ना कुछ, कुल मिला के ये है। अब देखो यहां से सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर जेड का मतलब समझ रहे हो, मान लो कि उसमें जेड की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि जेड इक्वल टू 10 है,
इसका मतलब इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? अगर Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ई। तो न्यूक्लियस का अगर चार्ज देखना है तो एटॉमिक नंबर इंटू एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां देखा जाए, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है और रेडियस क्या है r। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एलिमेंट्री चार्ज E, और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो निल्स बोर को अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि Ze, Q2 E। क्योंकि यहां फोर्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा यही एनर्जी की जब बात करेंगे तो वहां करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो भी साइन होते हैं चार्ज के, उनका यूज हम किसके लिए करते हैं? डायरेक्शन के लिए। यहां पर जो यूज है वो कर लिया हमने। अच्छा स्केलर होता है तो डायरेक्शन नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो उसपे हम क्या करते हैं? जो जैसा साइन होता है उसका यूज करते हैं, अपॉन r² इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपको पता ही है, mv²/r। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास? Ze² कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और m को यहां लेकर आ जाओ, इक्वल टू v² इंटू r। ये हो गया इक्वेशन 1। केवल 2 इक्वेशन की जरूरत है। सेकंड, इन्होंने क्या कहा था? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n इंटू h/2 पाई, यही होता है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अभी हमने बताया लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस इक्वल टू nh/2 पाई। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, v कितना होगा? nh/2 पाई mr। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? यहां से देखिए, Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इक्वल टू कितना? v²r। आप ये भी सोच सकते थे कि r की वैल्यू पुट कर देते, लेकिन v की इसलिए पुट किया कि पहले फोर्स रेडियस निकाल लें, फिर वेलोसिटी निकालेंगे। रेडियस के अपने पास न्यूमेरिकल्स भी है जो स्टार्टिंग में आपको दिखा रहे थे, 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग अभी कर लेंगे। ठीक है, और एनर्जी वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा? Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इक्वल टू v² की वैल्यू पुट कर दो, nh/2 पाई mr का होल स्क्वायर इंटू r, यही होगा। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इक्वल टू n² अपॉन कितना? 4 पाई स्क्वायर m²r², 4 पाई स्क्वायर m²r² इंटू r। अब देखो काफी कुछ चीजें इसमें कैंसिल होंगी,
एक तो 4 से 4, एक पाई से पाई, और एक m से m, एक r से r, यानी क्या आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर, या फाइनली आर की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेन रिलेशन हो गया, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, ये आर की वैल्यू हो गई। अब अगर इनकी वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एन स्क्वायर नहीं पता, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होल डिवाइडेड बाई पाई 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, जेड तो नहीं पता, और ई क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.53529 या 53 लिखते हैं इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जितना ज्यादा न्यूक्लियस जेट होगा, न्यूक्लियस का हैवी होगा या न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होंगे या एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही रेडियस कम होगा, और ऑब्वियसली बाहर चलते चले जाएंगे, रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर ये कहें कि हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, अगर इसी में हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फॉर एच एटम जेड इक्वल टू क्या होगा 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, क्योंकि जेड क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसके लिए आर की वैल्यू आर इक्वल टू क्या होगा 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये होता है इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो इस पर एक दो पहले हम न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर देखते हैं आगे। मॉडर्न फिजिक्स इतना मतलब बड़ा यूनिट नहीं है, जैसे ये सबसे पहले अपने पास है, आप लोग भी ट्राई करो, नहीं तो हम लोग तो करेंगे ही। स्क्रीन पे आ रहा है नहीं इस पर, क्योंकि कई बार लेक्चर पूरा कर लिया और हम यहाँ देख के बोल रहे हैं और बच्चों ने कहा कि सर वो आपने कहा तो स्क्रीन पर तो आया ही नहीं था, जैसे कैपेसिटर वाले में हो गया था। तो
तरीका वही होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹9। Q1 क्या होगा 50 इंटू ई एटॉमिक नंबर जेडी, और Q2 क्या होगा E अपॉन आर, आर निकाल लो। देखिए यहाँ पे वही कंडीशन होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 आराम से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मेगा 10⁻6। जैसे माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 लगाते हैं, मेगा के लिए 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यही होगा। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जेडी Q2 E। इतना अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल है तो क्या हो गया 2E। ध्यान देना क्या है, अल्फा पार्टिकल अगर दे दिया तो 2E, जल्दबाजी में आप ही लिख जाते हो कई बार 2E अपॉन R। ठीक है, तो यहां से R इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, और E स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 9 इंटू 10⁻, अगर इससे कर दे तो 10⁻ क्या आ गया 2। ठीक है, इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 इंटू 9, 2 कहां गया, ये भी तो है हाँ, तो 2 इंटू इतना ये हो जाएगा 100, तो 16 इंटू 9 क्या होगा 1.44, 14.4। ठीक है, और 2 to 4 10⁻⁻15 मीटर, चाहो तो यहां छोड़ दो, या 10⁻15 क्या होता है 1 फर्मी मीटर, तो इसे यहां आप छोड़ सकते हो, यानी कि 14.4 कितना फर्मी मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से इसमें आता है सेकंड, यहां पे हम लोग जो रेडियस वाला कर रहे थे, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको आप रीड करो, फिर बता रहा हूं। सबसे आसान होता है बोर्स मॉडल का, रेडियस और ये दे देना सबसे आसान होता है, लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, जहां दोनों है, जैसे यहां पे है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो क्या होगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा Z2 अपॉन Z1। सिंपल है,
अच्छा, अगर दोनों आ गए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन जेड, मान लो दोनों है, एन भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू Z1 अपॉन Z2। बस इन्हीं तीन के बीच है रेडियस का खेल, कुछ है नहीं। अभी देखो कितना आसान है यहाँ पे। यहां पे क्या दिया है, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 0.53, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। ये बताइए, इसमें क्या जेड चेंज हो रहा है, नहीं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पहले फर्स्ट की दिया है, थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर आपका फर्स्ट गिवन होगा और नहीं गिवन होगा तो फर्स्ट फाइंड करने को कहेंगे, तब भी हम फाइंड कर लेंगे। देखो यहां से इन्होंने दिया है, गिवन क्या है, R1 इक्वल टू कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम और N1 इक्वल टू 1। देखो द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, समझना इस चीज को, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी N1 कितना है भाई, N1 है तो N1 के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा, R1। समझ लो इस चीज को, N1 के लिए R1 होगा। अगर मान लो बोल देते द रेडियस ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो N2 और उस पर जो रेडियस होगा वो क्या होगा, R2। यहां पे बोल रहे हैं फर्स्ट के लिए, तो इसके लिए N1 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो ये बताओ R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। R1 कितना है 0.53, R2 क्या है नहीं पता, किसकी पूछ रहे हो, थर्ड की पूछ रहे हैं। तो R2 इक्वल टू N1 और ये क्या होगा 3 स्क्वायर, यही होगा ना। तो R2 क्या हो गया यहां से 9 इंटू 0.53, 9 3 27, 9 5 45 और 2 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम। आसान है, काफी आसान है, लेकिन वही चीज है कि आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आइए, दो और करेंगे बस। ये देखिए फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, और फिर इन्होंने यहां पे सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम की भी बात कर दी है, ठीक है। तो करो इसे, नहीं तो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट केस तो वही है, in Bohr's model of the radius of the first electron orbit is 0.53। 99% केस में आपके बोर्ड का सेक्शन जो है उसमें यही देंगे, फर्स्ट का दिए रहेंगे, थर्ड का फोर्थ का ऐसे पूछेंगे। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो R1 कितना है 0.53, R2 नहीं पता। अब 0.53 किसके लिए, फर्स्ट के लिए, पूछ किसके लिए रहे हैं, फोर्थ के लिए, बस हो गया। R2 क्या होगा 16 इंटू 0.53, कितना हो जाएगा 16 3 48, ये हो गया। 16 इंटू 5 80 और 4 84, 8.48। ये तो 9.4 बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखना 9.4। अरे चलो कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, यही सही है। 0.53 16 कर लेना, ठीक है, जो आएगा वही है। सही किया है कि नहीं, सही है ना, तो यही होगा आंसर का कार्य करना, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने बोला व्हाट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम। इसमें ऑर्बिट फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट,
सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन से चेंज करके क्या कर दिया, हीलियम। तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ध्यान से देखना, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, N1 स्क्वायर अपॉन Z1, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना है, R1 कितना है 0.53, R2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। N1 क्या है, सबसे पहले तो 1 है, फिर इन्होंने क्या बोला, देखना इस चीज को, व्हाट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, N2 भी क्या है 1 ही है फर्स्ट ऑर्बिट, लेकिन Z1 क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है Z2 हीलियम। देखो सिंगल आयोनाइज हीलियम, Z1 हाइड्रोजन है और Z2 क्या है हीलियम। इस बार इन्होंने N को चेंज नहीं किया, किसको चेंज किया, Z को। तो अगर N को चेंज नहीं किया तो जरूरी नहीं इतना तामझाम में पढ़ो, ये भी होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, ये भी कर सकते हो। इन्होंने इस बार रेडियस नहीं चेंज किया, हाँ रेडियस भी चेंज कर दें और एटम भी चेंज कर दें तो इसका यूज करो। इन्होंने इस बार केवल क्या चेंज किया, देखो ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, और ये भी पहला ऑर्बिट है, यानी ऑर्बिट चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ Z। तो R1 अपॉन R2, तो R1 क्या है 0.53, R2 नहीं पता, पहले क्या है हाइड्रोजन, बाद में क्या है हीलियम, निकाल लो 0.53 अपॉन 2, यही आएगा, ठीक है। अब एक और है इसमें, पता नहीं हमें 4 ही क्वेश्चन डाले थे कि ज्यादा डाले थे, यही है 4 ही है, इतना ही है। देखो इसको करो, Bohr's model of hydrogen atom, the radius of the first electron orbit is 0.53, यानी कि R1 जब N1 इक्वल टू 1 है तो R1 क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और Z1 भी क्या है 1, किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। इतनी इंफॉर्मेशन है, अब आदत डाल लो इतनी, देख लो यहां पे, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी N1 इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट कितना है R1 0.53, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो Z इक्वल टू क्या होगा 1। अब व्हाट विल द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, सोचना ही नहीं है, क्यों, अगर देखा जाए तो इसी के लिए सेकंड पूछ रहे हैं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, R1 0.53, R2 नहीं पता, N1 1 स्क्वायर, तो R2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.53, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20, 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम के लिए पूछ रहे हैं थर्ड, यानी कि इसमें केवल क्या चेंज कर रहे हैं आप बताइए, सब चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा बताइए, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z1 अपॉन Z2, R1 क्या है 1, R2 नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू N1 क्या है 1, N2 क्या है
देखो ध्यान से, थर्ड ऑर्बिट, हाँ 9 होगा, मतलब यहां तो n2 तो पहले बोलो 3 स्क्वायर, ठीक है। R1 1 है, अच्छा 0.53, हाँ R1 0.53, N1 स्क्वायर 1, ठीक है। R2 नहीं पता, N2 स्क्वायर, और Z1 क्या है हाइड्रोजन के लिए 1, और Z2 क्या है हीलियम यानी कि 2। तो यहां से R2 की वैल्यू हो गई 0.53 इंटू 9/2, देखना कितना आ रहा है, 9 3 जा 27, 2 9 5 जा 45, 2 अपॉन 2, देख लो ना जो भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेडियस के बेस पे, ठीक है। तो वेलोसिटी के बेस पे आज करें कि कल? चलो फिर अब इतना रहने देते हैं, फर्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी का लेक्चर हम लोग अगला लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। चलिए।